हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, उसमें पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अब पार्ट 2 वीडियो ये बनने वाला है। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। अन्यथा आपको बिना पार्ट 1 वीडियो के पार्ट 2 वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले क्लास में कब तक इस कहाँ तक चला था। तो आगे बढ़ के देखते हैं। जी हाँ, देख पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में यहाँ तक हो चुका, यानी पर क्वेश्चन किसे कहते हैं, यहाँ तक पिछले वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम लोग पर क्वेश्चन के प्रकार से देखने वाले हैं कि पर क्वेश्चन के प्रकार क्या है, पर क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को। जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी इस चैनल पे आपको वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्रपोर्शन किसे कहते हैं, ऑलरेडी देख चुके थे पिछले वीडियो में ही। तो पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देखें। अब देखते हैं कि प्रपोर्शन के प्रकार, यानी प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पे प्रपोर्शन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, तो देख सकते हैं सबसे फर्स्ट है परजीवी पोषण। सेकेंड को देख सकते हैं क्या है आपका मृतोपजीवी पोषण, और थर्ड है प्राणी संपोषण। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को देखने वाले हैं कि पर पोषण किसे कहते हैं, सॉरी परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मृत जीवी किसे कहते हैं और प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। ये तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला आपके सामने आ गया, क्या है परजीवी। क्या क्या परजीवी क्या है? तो दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जो एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होती है। कह रहा है कि दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, और दूसरे जीव को क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि भैंस एंड जोंक, ये दोनों में देख सकते हैं कि भैंस और जोंक में जोंक को लाभ होता है और भैंस को क्या होती है, हानि होती है। मानव के सिर यानी कि बाल में रहने वाला क्या होता है, जू, जिसको हम लोग ढीला कहते हैं। अब मानव के सिर में जो जू रहता, उसमें देख सकते हैं जू को क्या होता है, फायदा होता है उसको। सिर से क्या होता है, उसका भोजन होता है, वहीं से वो ब्लड को चूसता है और वही उसका पोषण है। और हम लोग को क्या होता है, हमारे शरीर से ब्लड निष्कासित होता है, इसीलिए हम लोग का क्या होता है, नुकसान होता है। ये सब क्या है, एक परजीवी का उदाहरण। अब परजीवी भी मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पे देखते हैं कि परजीवी तो देख लें, लेकिन परजीवी के भी प्रकार है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या है, बाह्य परजीवी, यानी कि बाह्य, यहीं से पता चल रहा है बाह्य परजीवी, यानी शरीर के बाहर ये होना चाहिए। तो परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी, यानी परजीवी का वह रूप जिसमें किसी दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी। जैसे कि जू है, मक्खी है, मच्छर है, खटमल है, ये सारे चीज क्या है, बाह्य परजीवी। लेकिन अंतः परजीवी किसे कहते हैं, तो परजीवी का वह रूप जिसमें किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है,
कोई भी ऐसा जीव जो कि दूसरे जीव के शरीर के अंदर से जब, यानी शरीर के अंदर से जब पोषण प्राप्त करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःपरजीवी। और शरीर के बाहरी भाग से अगर पोषण प्राप्त करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्यपरजीवी कहते हैं। अब देखते हैं कि अंतःपरजीवी का क्या है एग्जाम्पल। तो फीता कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सारे चीज क्या है, इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मृतोपजीवी किसको कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मृतोपजीवी क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मृतोपजीवी क्या है। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन, यानी कि अपना पोषण सड़े गले या मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। यानी कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव जो है वो अपना भोजन, यानी कि अपना पोषण सड़े गले और मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। जैसे कि कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि, ये सारे चीज जो है वो क्या है, मृतोपजीवी का एग्जाम्पल, उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं प्राणी समपोषी क्या है। तो प्राणी समपोषी भी देख लेते हैं। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है। अब प्राणी समपोषी का मतलब क्या हो गया, कि पोषण का वह रूप जिसमें कोई जीव जो है वो कैसे ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे मानव और मेढक, मानव और मेढक दोनों को देखो तो ठोस और तरल दोनों रूप में भोजन को प्राप्त करते हैं। अब बात आती है पौधों में पोषण की, तो आखिर पौधों में पोषण भी होती है, वो कैसे होती है। तो सबसे पहली बात आता है प्रकाश संश्लेषण क्या। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही बढ़िया ढंग से दिख रहा होगा कि क्या है, कि यहाँ पे 2011, 2012, 2014, 2018 और 2021 लगभग वर्ष, लगभग एग्जाम में ये क्या है, पूछा गया सवाल है। तो इस सवाल को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल को जरूर याद रखें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वैसा प्रक्रम है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे, कैसे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कितनी चीज की जरूरत पड़ती है, तो 4 चीज का। सबसे पहला CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है। फिर H2O जो कि जल है, ये चाहिए जो कि जमीन से ग्रहण करता। फिर सूर्य के प्रकाश, और फिर क्लोरोफिल जो कि सूर्य के प्रकाश की अवशोषण करने का काम करता है। ये 4 चीज की जरूरत होती है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न होने के लिए ये 4 चीजों की जरूरत होती है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट सवाल, कि ये सवाल भी पूछे जाते हैं इसके रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भी याद कर लेना है, 6CO2 और प्लस 12H2, 6CO2 प्लस 12H2, यानी 6 को कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और 12 भाग क्या रहेगा, जल रहेगा। ऊपर सनलाइट रखेंगे यानी कि सूर्य के प्रकाश रखेंगे, और नीचे क्लोरोफिल को रख देंगे। ये दोनों की उपस्थिति में ही काम होगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल भी आ गया। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल भी हो गया। अब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल दो चाहिए, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, कोई रासायनिक सूत्र है नहीं कि हम रासायनिक सूत्र के माध्यम से दिखाएं।
तो यहाँ पे एक तीर चिन्ह के ऊपर में लिख देंगे और नीचे में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए उस जब ये दोनों रिएक्शन करेगा ये दोनों की स्थिति में, तो C6H12O6 बनेगा, जो कि क्या है आपका ग्लूकोज, ठीक है। फिर 6O2 यानी ऑक्सीजन, 12/6 भाग और 6 भाग जल, ठीक है। ये है प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित है। ये सिद्ध करके दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश क्या होती है, आवश्यक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने की प्रमुख सामग्री लेंगे। क्या है, इस बात को अगर प्रमाणित करना है, सिद्ध करके दिखाना है, तो इसके लिए कुछ सामग्री लेना पड़ेगा। क्या क्या लेते हैं, गमला में लगा हुआ पौधा, यानी गमला एक लेना जिसमें पौधे ऑलरेडी पहले से लगे होने चाहिए, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल लेना, ठीक है। फिर आयोडीन की घोल लेना है, और फिर काला कागज एवं स्किप लेना। ये 4 चीज की आवश्यकता है इसको चेक करने के लिए। उसके बाद क्रिया विधि देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, तो हम इस चीज को आगे साबित कर पाए। तो जैसे देखते हैं क्रिया विधि क्या है, तो यहाँ पे आपके क्रिया विधि दिख रहा कि गमला में लगे पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि पत्ती जो है स्टार्च रहित हो जाए, यानी कि उसके पत्ती में जो है, उसके पत्ते में क्या है, स्टार्च रहित हो जाए, यानी उसमें स्टार्च की मात्रा आता है। पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं स्कीप की सहायता से ढक दें। क्या करना, पत्ती के आधे भाग को काले कागज या स्कीप, इसके माध्यम से क्या करना, ढक देना, ठीक है। इस प्रकार से कुछ ढक देना, ब्लैक कर देना। इसके बाद गमला में लगा पौधा 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना। अब 3 से 4 घंटे के लिए इसको क्या छोड़ना, धूप में छोड़ देना। पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे, उसमें अल्कोहल मिला देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको इस प्रकार से गर्म करेंगे। पत्ती को डाल करके उसमें जल की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा डालकर नीचे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लें। फिर इस पत्ती को क्या करना, बाहर निकाल लेना और साफ पानी से धो लेना। अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ हिस्सा काला नीला न हो करके सफेद हो गया। क्या होगा, जब उस पत्ती को निकालेंगे बाहर, तो वो काला और नीला ना हो करके क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जबकि शेष काला नीला हो जाता, सिर्फ और सिर्फ जितना भाग ढका हुआ रहता वो क्या रहता है, सफेद हो जाता, बाकी भाग क्या रहता, नीला और काला रहता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अब क्लोरोफिल भी आवश्यक है। ये भी साबित करके दिखाना है। देख सकते हैं 2020 का सवाल है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेना। किस चीज का पौधा लेना, क्रोटन का पौधा, ठीक है। इसे 2 से 3 दिन, कितने दिन, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन क्या करना है, अंधेरे कमरे में छोड़ दें। कहाँ, अंधेरे कमरे में, ताकि पत्ती में स्टार्च रहित एवं चित कबरा हो जाए, यानी थोड़ा सा छीट छीट हो जाए उसमें। उसके बाद गमला में लगा पौधा 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर एल्कोहल से भरी प्रखनली में डालकर उबाल देते हैं, यानी गर्म कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, सॉरी,
जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, देख सकते हैं कि क्लोरोफिल एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि क्लोरोफिल था वहां का रंग काला नीला, और जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां का रंग क्या हो गया, सफेद। अतः इससे प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल जो है वो क्या है, अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 अत्यावश्यक। एक एक करके चारों को देखने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये सारी चीज को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो उपकरण में गमले में लगा पौधा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की घोल का एक बोतल कौर और KI का घोल लेना है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड। अब देखो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 होना अत्यावश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले के पौधे को 36 से लेकर के 48 घंटे तक अंधेरे में रखते। एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे और बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायु रुद्ध कर दे, यानी कि उसे ढक दे ऐसा कि उसके अंदर वायु न आ जाए। उपकरण की कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं और कुछ घंटे बाद पत्ती तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर KI डालते हैं। तो देखिए कि किससे प्राप्त क्या होता है कि पत्ती का अगला भाग जो बोतल में था पीला हो जाता, क्योंकि बोतल में रखे KOH द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नष्ट होने से पत्ती का अगला भाग मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है और शेष भाग मंड का कारण नीला हो जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, नीला हो जाता है। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि एक प्रयोग से प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है। क्या CO2 आवश्यक है? ये 2016 में पूछा गया सवाल है। इसके लिए कुछ उपकरण लेना है और क्या क्या लेना है, बीकर लेना, प्रैक्नली, जलीय पौधा, कीप और सोडियम बाई कार्बोनेट, इतना चीज को लेना। अब सिद्धांत इसका क्या है कि प्रकाश संश्लेषण का एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखते हैं आगे इसका कार्यविधि क्या होने वाला है। देखिए कार्यविधि इसका कि बीकर में 2/3 भाग जल लेंगे, फिर हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। अब कीप को जल से भरी प्रणाली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक दें और धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में, यानी कि सर्वेक्षण में जब जांच करेंगे तो जांच में पकड़ाएगा क्या, जांच में क्या पता चलेगा कि पत्ती से ऑक्सीजन CO2 का बुलबुला प्रणाली के अंदर दिखाई दे रहा। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होगा, ये एकदम फिक्स है। ओके, अब इससे यहीं तक इस वीडियो में हम रखते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे और इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो फर्स्ट लेसन को कंप्लीट किया जाएगा। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो। आप अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं
तो आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, जो कि आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है 7970920693। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए और वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसके पार्ट थर्ड वीडियो में। नेक्स्ट डे ही इसका पार्ट थर्ड वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही पार्ट थर्ड वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं आपके साथ पार्ट थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।